नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नकमा। सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन की। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 14वां दिन है और शुरुआत में आपको पहले बता दें कि अब तक वहां पर क्या हुआ है और क्या स्थिति है। राजधानी कीव पर कब्जे के पहले उससे सटे हुए शहर इरपिन में जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। इरपिन कीव के काफी नजदीक है। बर्फ से ढके हुए इरपिन से लोगों का निकलना जारी है। लोग राजधानी कीव से भी निकल रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के इरपिन में टूटे हुए पुल की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आप देख सकते हैं कि ये जो हमला हुआ है उससे किस तरह से एक पुल टूट गया है। रूस की जो गोलाबारी हो रही है उस गोलाबारी में इरपिन का ये पुल जो है पूरी तरह से तबाह हो गया है, जिससे लोगों को वहां से निकलने में और भी ज्यादा परेशानी है। जगह जगह पर जबरदस्त ठंड की वजह से बर्फ जमी हुई है, बिजली और पानी नहीं है। पुल टूटने के कारण लोगों को इरपिन से बाहर निकलने में अच्छी खासी मुश्किल सामने आ रही है। यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। सड़कों पर गोलियां बिखरी हुई हैं, इमारतें टूटी हुई हैं, इमारतें तबाह हो गई हैं। रूस के हमले से यूक्रेन की कई बिल्डिंग पूरी तरह से टूट चुकी है। इसके अलावा ये खबर है अब कि यूक्रेन आज 6 ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए नागरिकों को निकालने की कोशिश भी कर रहा है। इसमें रूस के कब्जे वाले जो इलाके हैं जहां पर रूस का अभी दबदबा हो गया है, दक्षिणी शहर मारियोपोल भी है, वो भी इसमें शामिल है। डेप्यूटी प्रधानमंत्री इरिना वेरेश्चुक ने यह कहा है कि इन इलाकों में सुबह 9 से रात के 9 बजे तक गोलीबारी बंद रहेगी। ताजा हमलों में खबर है कि रूस की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के शहर सेवेरोडोनेत्स्क में हुए हमले में 10 लोग मारे गए हैं। रिहायशी इलाकों और दूसरी इमारतों पर गोलीबारी हुई है। इस बीच ताजा खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने पोलैंड की मांग पर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की 2 टुकड़ियां पोलैंड में तैनात कर दी हैं। अमेरिका ने कहा है कि ऐसा नेटो के ऊपर मंडराते हुए खतरे को देखते हुए किया है। और इस बीच ताजा खबर यह भी है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पोलैंड और रोमानिया के 3 दिन के दौरे पे जा रही हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का ये दौरा बहुत अहम है क्योंकि ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब पोलैंड की ओर से यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान दिए जाने का ऑफर था, लेकिन इस ऑफर से अमेरिका ने इनकार कर दिया है। पोलैंड का ये ऑफर था कि MiG-29 यूक्रेन को दिए जाएं, जो लड़ाकू विमान है, और फिर उसकी भरपाई जो है वो अमेरिकी मेड विमानों से की जाए पोलिश सेना में, पर इससे अमेरिका ने इनकार किया है। यानी कि नेटो के जो सहयोगी देश हैं उसमें यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देने को लेकर असहमति है और क्रेमलिन ने भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। यानी रूस की तरफ से कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो यह फिर गंभीर मामला है और इससे युद्ध है जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको ये बता दें कि इस वक्त अब और क्या क्या चीजें हो गई हैं। बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं, ये आपको पता है। अमेरिका ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। पुतिन के युद्ध को हम सब्सिडी नहीं देंगे, ये कहा है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। बाइडेन ने यह भी कहा है कि यूक्रेन पुतिन के लिए कभी जीत साबित नहीं होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि हम यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए दबाव नहीं बना रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है क्योंकि लगातार सबसे बड़ी मांग यही रही थी जिसे लेकर युद्ध भी छिड़ा, पर अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम दबाव नहीं बना रहे हैं। और ये भी कहा है कि मैं ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता जो घुटनों के बल बैठकर भीख मांग रहा हो नेटो में शामिल होने के लिए। ब्रिटिश सांसदों से ज़ेलेंस्की का आग्रह है कि रूस को आतंकवादी देश घोषित करें। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने पुतिन को गुस्से से भरे हुए वैश्विक दबदबे को तरसता हुआ अलग थलग नेता बताया है। अमेरिका ने अमेरिकी एयरबेस से यूक्रेन को MiG-29 जेट भेजने का पोलैंड का प्रस्ताव खारिज किया है। पोलैंड के प्रस्ताव ने नेटो के लिए गंभीर चिंता पैदा कर दी है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए $500 मिलियन की मानवीय सहायता का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी जो है फिच
उसने रूस की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग को B से घटाकर C कर दिया है। ये दुनिया में रूस की आर्थिक साख जो है वो गिर रही है, उसका एक नतीजा है। यूक्रेन से पलायन कर पड़ोसी देशों में पहुंचने वालों की तादाद 20 लाख के पार हो गई है। ये आंकड़े हैं यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNHCR के। और जितने प्रतिबंध लगे हैं देशों द्वारा, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिका हो, उससे अब किस किस तरह की मुश्किल रूस को सामने आ सकती है, ये जो युद्ध की पूरी युद्ध के इर्द गिर्द जो अर्थव्यवस्था पे असर पड़ रहा है वो आपको दिखा रहे हैं हम इस ग्राफिक्स के जरिए। आर्थिक मोर्चे पर रूस को लगातार झटके मिल रहे हैं। कई चीजें बंद हो गई हैं। अमेरिकी चेन्स हैं, आप जानते हैं, मैकडॉनल्ड्स है, कोका कोला है, इन लोगों ने रूस में अपने ऑपरेशंस को रोक दिया है। यानी कि मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला के आउटलेट जो रूस में थे वो बंद हो गए हैं। इसके अलावा बड़ी कॉफी चेन है स्टारबक्स, कई देशों में है, उसने भी रूस में अपना काम सस्पेंड कर दिया है। साल के आखिर तक रूसी तेल आयात को चरणबद्ध तरीके से बंद करेंगे, ब्रिटेन का कहना है। आपको बता दें कि अमेरिका ने तो रोक लगा ही दी है, ब्रिटेन ने कहा है कि एक एक करके फेज आउट करेंगे जो रूस से तेल आयात हो रहा है। फिच ने रूस की सॉवरेन कर्ज रेटिंग B से घटाकर C कर दी है। यह भी एक नतीजा है इस चीज का, जो तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं रूस पे। यूक्रेन में वेकेशन रेंटल कंपनी है Airbnb, उसकी बुकिंग में उछाल आया है। ये कहा जा रहा है कि लोगों की मदद के लिए सिर्फ बुकिंग कराई जा रही है, लोग जा नहीं रहे हैं। नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए युद्ध विराम किया गया है, रूस ने कहा है। सुमी, ये शहर हैं यूक्रेन के, खार्किव, मारियोपोल, चेर्निहेव, ज़ेपोराज्जिया, इन तमाम जगहों पे युद्ध विराम है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह कहना है कि ना वो हारेंगे ना सरेंडर करेंगे। तो सवाल यह है कि इतने तमाम आर्थिक प्रतिबंध के बाद रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह अपने को बनाए रख सकती है, उसके पास क्या रास्ते हैं, क्या विकल्प है। तमाम सिचुएशन जो बनी है उससे युद्ध और गंभीर है, अभी कहीं कोई कमी नहीं आई है। और इस बीच भारत की चिंता लगातार ये बनी रही कि वहां पर जो उसके छात्र, जो नागरिक फंसे हैं, उन्हें निकाला जाए। यूक्रेन के सुमी में फंसे हुए भारतीयों को कल निकालकर देश वापसी के लिए एयरपोर्ट की ओर ले जाया गया है। कल सुमी से निकाले गए लोगों में 580 छात्र हैं, नौकरी करने गए 20 भारतीय हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो निकाले गए लोग हैं उसमें से 17 लोग दूसरे देशों के हैं। तो ये अहम है कि भारत ने इस समय अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखा है। इसमें से जो लोग निकाले गए हैं उसमें 13 बांग्लादेशी हैं, 2 टूनीशिया के हैं, पाकिस्तान की एक लड़की है और नेपाल का एक नागरिक है। तो भारत ने पड़ोसियों की भी इसमें मदद की है और बांग्लादेश की शेख हसीना ने इस पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। नेपाल और टूनीशिया के लोग भी वहां से निकाले गए हैं और पाकिस्तान की भी एक छात्रा को निकालने में भारत ने मदद की है। तो आसमा शफीक नाम है पाकिस्तानी छात्रा का। सुमी से निकाले जाने पर भारतीय दूतावास और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने धन्यवाद दिया है। Hello, my name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan. And I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. तो इस वक्त जो भारत इवैक्यूएशन कर रहा है उसे लेकर यहां पर अपने देश में कई तरह की चर्चा हुई। बहुत से लोगों ने कहा कि सरकार ने वक्त रहते काम नहीं किया, जिस वजह से वहां पर फंसे हुए नागरिकों को मुश्किल आई। सरकार की तरफ से लगातार मिशन गंगा के तहत लोगों को निकाला गया, छात्रों को निकाला गया, कई तरह की मुश्किलें भी आई। विपक्ष की तरफ से बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई जिस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है, या जो मंत्री गए आरोप लगा के फोटो शूट हो रहे हैं, ये तमाम चीजें। लेकिन इस बीच ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत ने ऐसे में अपनी कूटनीति को भी ध्यान में रखा है और अपने आसपास अपने पड़ोसियों की भी मदद की है। तो इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं 2 मेहमान। विजय जौली हैं नेता बीजेपी और अभय दुबे हैं प्रवक्ता कांग्रेस। लेकिन 5 की बात में पहले एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे इनसे भारत की इवैक्यूएशन रणनीति पर।
तो भारत ने अपने छात्रों और अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई है, यूक्रेन के राष्ट्रपति से कई बार बात हुई, यानी काफी कूटनीति इसमें लगी और उसके बाद ही सबकी मदद से वहां से छात्र निकल पा रहे हैं। सुमी शहर से भी छात्रों को निकाला गया है। आपको साथ साथ बता दें कि भारत ने इसके साथ ही पाकिस्तान की एक छात्रा को भी निकालने में मदद किया है और उसे सुरक्षित जगह ले जाया गया है जहां से वो अपने देश जा सकती हैं। आसमा शफीक, जिन्होंने धन्यवाद दिया है भारत का, भारत के दूतावास का, भारत सरकार का। इसके साथ ही बांग्लादेश की शेख हसीना ने धन्यवाद दिया है बांग्लादेश के लोगों को बाहर निकालने में जो भारत ने मदद की है। नेपाल है, उसके अलावा टूनीशिया है, ये तमाम देश हैं। विजय जॉली और अभय दुबे हमारे साथ हैं। अभय दुबे, भारत ने जिस तरह की कूटनीति दिखाई है, प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है राष्ट्रपति पुतिन से कई बार और अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुरक्षित वहां से बाहर निकाला है। आप मान रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन किया गया मिशन गंगा, उसमें न सिर्फ भारत ने अपने लोगों को निकाला बल्कि आसपास के देशों की भी मदद की है। ये बड़ी बहुत अच्छी कूटनीति पहल रही है भारत की। देखिए नगमा जी, अगर ये पांचों राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री जी व्यस्त नहीं होते तो समय रहते भारत की सरकार कदम उठाती। 23 जनवरी को अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। उसमें लिखते हैं, देयर आर रिपोर्ट्स रशियन इज प्लानिंग सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन। इतना ही नहीं, उन्होंने रोमानिया, पोलैंड, हंगरी जैसे आसपास के सारे देशों में अपने प्रतिनिधि भेजे और रोड के माध्यम से उन लोगों को, अपने लोगों को निकाल लिया। 15 फरवरी को पहली एडवाइजरी एम्बेसी देती है और क्या कहती है उसके साथ? वो कहती है कि इंडियन नेशनल। तो आप कह रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं कि कोई अच्छा काम भारत ने किया, लोगों को निकाला। आप कह रहे हैं कि एडवाइजरी ही भारत ने देर से दी। नहीं, सुनिए ना, मैं गंभीर बात बता रहा हूं। हाँ, सिर्फ 15 फरवरी को एडवाइजरी नहीं दी। 15 फरवरी को कहा कि पूरे यूक्रेन में जितने बच्चे हैं वो अपना कहां है ये डेटा भेजे, जबकि 1 माह पहले विश्व के सारे देश कलेक्ट कर चुके थे। छात्रों ने लिखा, अर्पित कटियार लिख रहे हैं कि हम तो 7 दिन से आपसे गुहार लगा रहे हैं, फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। तो 16 फरवरी को खुद एम्बेसी मानती है कि हाँ, एम्बेसी ऑफ इंडिया हैज बीन रिसीविंग सेवरल अपील्स अबाउट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लाइट्स। तो वो कहते हैं कि वहां पर कौन कौन सी फ्लाइट्स चलती है वो आप उसमें बुक कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि यूक्रेनियन इंटरनेशनल एयरलाइंस, एयर अरेबिया फ्लाइट, दुबई कतर फ्लाइट्स, ये फ्लाइट्स है लेकिन खुद नहीं भेजते हैं। और इसके बाद शर्मनाक बात यह है कि वो फिर 18 फरवरी को ये लिखते हैं कि साहब 3 फ्लाइट्स हम अरेंज कर रहे हैं, 22, 24 और 26 फरवरी को एयर इंडिया की एक फ्लाइट। आप कल्पना कीजिए कि हम फ्लाइट्स उपलब्ध कराने को तैयार नहीं है। ये तो अगर छात्र अपने वीडियो बनाकर नहीं भेजते तो छात्रों की आप कह रहे हैं कि जब वीडियो बना के भेजा गया, सबसे पहले तो भारत ने देर की पहल करने में, फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी क्योंकि चुनाव में व्यस्त थे यहाँ पे प्रधानमंत्री। आपने तो अगर हम मोटे तौर पे समझे तो यही आप कह रहे हैं कि भारत की तरफ से जो है देरी हुई है। छात्रों को नहीं, छवि को बचाने की लड़ाई लड़ी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने। अगर ये चुनाव नहीं होते, छवि बचाना ही नहीं होती तो ये आप देखिए ना, दुर्भाग्यपूर्ण बात, मीडिया में गलत खबरें प्रसारित की जाती थी कि प्रधानमंत्री। अब विजय जॉली, ठीक है विजय जॉली, आपका जवाब इस पर। मैंने इनसे सवाल ये पूछा था कि भारत ने मदद की, पड़ोसियों के भी वहां के तमाम छात्र निकाल के आए, पर अभय जी ये कह रहे हैं कि बहुत देर की, एडवाइजरी भी देर से हुई, अब उपलब्धता नहीं थी फ्लाइट्स की। विजय जॉली, देखिए, मैं इस वाद विवाद को राजनीति का रंग नहीं देना चाहता, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि यूक्रेन में कुल 20,000 भारतीय लोग थे, जिसमें से कम 18,000 भारतीय छात्र थे और 7 मार्च 2022 तक 76 हवाई उड़ानों के माध्यम से 16,000 भारतीयों को यूक्रेन से सकुशल स्वदेश लाया गया। और यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑपरेशन गंगा योजना के अंतर्गत, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री सिंधिया जी को रोमानिया में, किरण रिजिजू मंत्री को स्लोवाकिया में, हरदीप सिंह पुरी को हंगरी में, विजय जॉली वो तमाम वीके सिंह को पोलैंड में। मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं, क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी ने कोई पहल लेकर? पर ये तो सरकार का काम होता है, राहुल गांधी या सोनिया गांधी कैसे करेंगे ये काम? अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, क्रिटिसाइज करना
बहुत आसान है, लेकिन इस पूरी कूटनीति के अंदर 24 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विजय जॉली जी, एक मिनट में आपको सिर्फ आपसे ही पूछ रही हूं कि ये जो प्रधानमंत्री ने किया वो बहुत अच्छा किया, पर प्रधानमंत्री का ये फर्ज, विजय जॉली एक मिनट सुन लीजिए। इसलिए मैं इस प्रकार के जो सिर्फ राजनीति करने के लिए भारत सरकार, अच्छा आप कांग्रेस को रहने दें, मैं आपसे कह रही हूं कि प्रधानमंत्री ने अगर राष्ट्रपति पुतिन से बात की या जेलेंस्की से बात की तो ये प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री होने के नाते फर्ज है। एक बहुत अच्छा काम किया भारत ने। एक जो क्रिटिसिज्म रहा एक पॉइंट पे वो ये कि जो आपने तमाम मंत्रियों के नाम लिए जो गए बाहर, पर सिंधिया जी जब वहां गए तो वहां के मेयर से ही झगड़ा हो गया। वो जो पीआर या फोटोशूट या जिस तरह से लोगों को लाने के बाद तस्वीरें खिंचाने की बात आई, तो इवैक्यूएशंस पहले भी हुए हैं गंभीर स्थितियों में, पर इस दफा ये आरोप लगा कि ये फोटोशूट और पीआर काफी ज्यादा मंत्री इसमें लगे रहे। विजय जॉली, देखिए, जब आसमा पाकिस्तान की बेटी और हमारी बहन वहां से निकाली गई, जब बांग्लादेश के 11 छात्रों को भारत की एम्बेसी, भारत सरकार के इनिशिएटिव पे निकाला गया, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई टीका टिप्पणी हुई किसी भी तो अब आप अभय दुबे जी, आप ये मानेंगे, आपसे मैंने शुरुआत में यही पूछा था कि पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश, नेपाल, तमाम के लोगों को निकाला गया, ये सराहनीय है। भारत ने अपने लोगों को लाया और पड़ोसियों की भी मदद की। अभय दुबे, नहीं नगमा जी, देखिए हम तो शुरू पहले से आगाह कर रहे थे, हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी समय रहते बच्चे को निकालिए। सरकार ने नहीं सुना, उसके बाद विजय जॉली आप सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं सराहना कर रहे हैं इस एफर्ट, भारत सरकार की इस कोशिश का। सुन तो लीजिए, अगर आप अपनी बात कहेंगे तो अगर वो तारीफ भी करेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। सुन लीजिए अभय जी, ये काम इसकी सराहना करते हैं आप। तारीफ नहीं करने वाले, सुन लीजिए विजय जॉली, निराश है वो बहुत निराश है। सुनिए, छात्र 30-40 किलोमीटर भूखे प्यासे पैदल चलकर उन सीमाओं पर पहुंचे, इसको इवैक्यूएशन कहते हैं। आप कल्पना कर सकती है, भूख से, प्यास से। पर अभय जी ये युद्ध की स्थिति है, एक वॉर टॉर्न एरिया है, इसमें इस तरह की मुश्किलें कई जगह पर आती हैं, कई जगह पर आसान भी रहा होगा इवैक्यूएशन। आप सुनिए ना, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पुतिन साहब से बात की, दूसरे दिन पुतिन साहब ने स्टेटमेंट दिया कि यूक्रेन ने छात्रों को बंधक बना लिया, और ये कहते थे कि वो सीज फायर कर रहे हैं वहां से बच्चों को। अब तो प्रधानमंत्री जी ने बात कर ली। कल्पना कीजिए, जो देश मिलिट्री अफेयर देख रहा है उससे आप सिविल अफेयर की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। वहां समय रहते अगर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से बात की होती तो ये आसान होता, और समय रहते मैं फिर कह रहा हूं कि बाकी के देश ने एक महीने पहले डेटा कलेक्ट कर लिया, इनके पास डेटा तक नहीं था कि कितने छात्र कहां फंसे हुए हैं। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं अपनी एडवाइजरी में। तो इसलिए गंभीर लापरवाही का परिणाम छात्रों को भुगतना पड़ा। नवीन की दर्दनाक मृत्यु हुई, एक छात्र को गोली लग गई, सिर्फ कसूर इतना था कि वो राशन लेने जा रहे थे क्योंकि उनके पास खाने को अन्न भी नहीं बचा था। इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? ये सरकार ने नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यहां पर लापरवाही हुई होगी, डेटा नहीं था, आंकड़े नहीं जुटाए गए कितने छात्र, पर यह कहना कि अगर युद्ध की स्थिति है और वहां पर छात्र को गोली लगी है तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। पर आपकी ये आलोचना समझ नहीं आई, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछ रही थी कि जो अभी तक हुआ है उसमें त्रुटि कहां पे है। आपने बताया कि देर हुई, एडवाइजरी में देर हुई और वहां पर आंकड़े तक नहीं थे। बहरहाल इस समय जो वहां पे छात्र मौजूद थे उन्हें निकाला गया है, बड़ी तादाद में अपने नागरिकों को भारत ने निकाला है और पड़ोसियों की भी मदद की है। पर विजय जॉली ये मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस, और अब बताया उन्होंने कि कई तरह की समस्याएं थी, आपके पास आंकड़े तक नहीं थे कि स्टूडेंट्स कितने हैं। बाकी देश के लोग पहले ही बात करके अपने छात्रों को निकाल ले गए थे। एक आपकी आखिरी टिप्पणी विजय जॉली और अभय दुबे इस समय हमारे साथ नहीं है, पर इवैक्यूएशन जो रहा है मिशन गंगा के तहत वो लगातार चल रहा है और बड़ी तादाद में छात्र आए हैं। इस समय कूटनीति के लिहाज से एक अच्छी बात ये हुई है कि भारत ने अपने आसपास के देशों का भी ध्यान रखा है, खास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल का भी, वहां के लोगों को भी निकलने में मदद की है। तो 5 की बात में इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं।
कल वाराणसी में ईवीएम से भरे ट्रक को लेकर हंगामे के बीच बरेली और सोनभद्र में काउंटिंग सेंटर के बाहर कूड़ा गाड़ी में बैलेट पेपर मिलने पर आज विवाद खड़ा हो गया है। बरेली में मतगणना स्थल के बाहर कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरे 3 बक्से मिले। समाजवादी पार्टी ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की और इसे बीजेपी की साजिश बताया। इसके बाद रिटर्निंग अफसर पारुल तरार को हटा दिया गया है। उधर सोनभद्र में ही काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट पेपर से भरी 2 सरकारी गाड़ियां मिलने के मामले में एडीएम को हटाया गया है। वाराणसी ईवीएम विवाद पर भी कार्रवाई की बात हो रही है। आज जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी रोकी जो नगर पालिका बहेड़ी की कूड़े की गाड़ी है। उस कूड़े की गाड़ी में 3 बॉक्स रखे हुए थे, संदूक जिसे बोलते हैं, और उसमें जो सामग्री थी वो रोके जब तो ये गाड़ी लेकर भागने लगे। उसके बाद रोकी तब इन लोगों ने चेक किया तो उसमें 3 बॉक्स थे। फिर सारे नेता लोग भी यहीं आ गए, कार्यकर्ता आ गए, और फिर अंदर ले जाकर हम लोगों को वो बॉक्स खोल के दिखाए हैं। उसमें बैलेट पेपर हैं लेकिन अनयूज्ड हैं। अनयूज्ड ही हैं? हाँ, ब्लैंक हैं। और उनकी जो सामग्री थी, जो लिस्टें बनती हैं कौन से वोट पड़े कौन से नहीं पड़े। बरेली पुलिस ने इस मामले में अपनी सफाई दी है। बरेली पुलिस के मुताबिक संदूकों में बैलेट पेपर नहीं थे। संदूक में मतगणना के लिए आवश्यक लेखन सामग्री थी। बरेली पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर तमाम नेता अपनी राय रख रहे हैं। तो कू पे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान पूरे प्रदेश में झगड़ा, विवाद और मतदान के लिए बूथ कब्जा करने के प्रयास में लगे रहे असफल सपाई गुंडों के सरदार श्री अखिलेश यादव जी, जनता ने सपा का सफाया कर दिया है। गुंडों के बल चुनाव नहीं जीत सकते हो। कमल की जय जयकार है। जय भाजपा, तय भाजपा 2022। और कू पे एक और बयान आया है। बिहार कांग्रेस की तरफ से लोकतंत्र में जब वोट सुरक्षित नहीं तो लोकतंत्र सुरक्षित कैसे रह सकता है। और इस वक्त 5 की बात में हम इतना ही ले। CSDS लोकनीति ने अपने चुनाव बाद के सर्वे में यूपी में बीजेपी की भारी जीत का पूर्वानुमान लगाया है। उसके सर्वे के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगियों को 43% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी को 35% वोट मिल सकते हैं। बीएसपी को 15%, कांग्रेस को 3% और अन्य को 4% वोट मिलने का अनुमान है। CSDS लोकनीति ने 70 सीटों की 280 जगहों पर करीब 7,000 लोगों से बात कर यह अनुमान लगाया है। संस्था के मुताबिक उसके सर्वे में अधिकतम 3% भूल चूक संभव है। तो CSDS लोकनीति के इस एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। खैर, अब बस चंद ही घंटे बचे हैं जब नतीजे सामने आ जाएंगे। तो 5 की बात में इस वक्त इतना ही।